नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। जैसा कि आप थंबनेल में तो देख ही चुके हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट का रिवीजन। आप सब लोग पढ़ाई तो कर ही चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं की है वो भी उसी सब्जेक्ट से हैं, तो उन्होंने पहले कभी ना कभी तो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की ही है। तो ज़रूरत है हमें अब रिवीजन की, जिसको हम करेंगे स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स राकेश गोस्वामी की बुक से। तो चलिए करते हैं। इस बुक में वन लाइनर दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं और एग्ज़ाम टाइम में ये आपको याद रहेंगे, क्योंकि आप इसको सुनकर और देखकर समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम जो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो टीजीटी का हमने सिलेबस लिया है, पहले टीजीटी के सिलेबस को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें दिया है उसको यहाँ पे मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि 10 वीडियोस में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। और उसके साथ हम वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिनके साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं रिवीजन। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। अच्छा, ऐतिहासिक काल होता क्या है? ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, जिस काल के लिखित प्रमाण मिले हैं, जैसे कि अभिलेख मिले हैं या और भी चीज़ें मिली हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। लेकिन जो लिखित प्रमाण जिसके नहीं मिलते और जो पुरातत्वविद होते हैं वो खुदाई अथवा अन्य चीज़ों के माध्यम से जिसके बारे में पता करते हैं उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक कला कौन सी कला हुई? ऐतिहासिक काल से पूर्व का जो काल है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, उसकी कला को कहते हैं प्रागैतिहासिक कला। अच्छा, इसका एक साक्ष्य जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र प्रागैतिहासिक कला से लिया गया है, जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश की एक गुफा का चित्र है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई? तो वो हुई मिर्ज़ापुर में। कहाँ हुई? मिर्ज़ापुर में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। कहाँ? भारत में। अच्छा, इसके बाद अन्य देशों में भी है, जो कि टीजीटी में तो नहीं पूछा है। टीजीटी के सिलेबस में अन्य देशों के बारे में, यानी कि विदेशी सभ्यता के बारे में नहीं पूछा है। उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया कि आपको विदेशी सभ्यता को भी याद करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। इसके बावजूद भी कि उन्होंने नहीं दिया, वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर हमें इस पे ज़्यादा ध्यान ना देके सिलेबस पे ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? अंग्रेजों को। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप खुद याद कर लें साथ के साथ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये है आर्चीवाल कार्लाइल ने 1880 में, और इसके बाद की थी काकबर्न ने 1883 ईस्वी में। किसकी बात की थी? खोज की। किसकी खोज? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चीवाल कार्लाइल ने और काकबर्न ने। आर्चीवाल कार्लाइल ने 1880 में की थी और काकबर्न ने 1883 में की थी। आगे चलते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? कितने वर्षों का है? 7 वर्षों का। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो ये मैंने आपको सबसे पहले जब चैप्टर दिखाया था वहाँ पे भी लिखा हुआ था। चलिए आप पढ़ लेते हैं कि कब से कब तक है। तो ये 30,000 ईसा पूर्व से 5,000, या कभी कभी मानते हैं कि कहीं कहीं दिया हुआ है कि 3,000, 5 या 3, जो भी आए आप उसको सही करेंगे। 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? अच्छा, ये जो पुस्तकें आएंगी जितनी भी आएँ, आप इनको एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कितनी भी बार बुक्स को और पेंटिंग्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें फिर भी पेपर के टाइम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन भी कर लें अगर मेरी माने तो। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ट।
ये कौन थे? ब्रिटिश पुरातत्वविद। कौन थे? ब्रिटिश पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगार्ट थे, जिनकी बुक का नाम है प्रीहिस्टोरिक इंडिया। आगे चलते हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जेरिको से। आगे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य? ये मिलता है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल पर। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल पर। मोटा मोटा तो आपको याद रखना ही है कि ये मध्य प्रदेश में है। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। आपको हथनौर नामक स्थल याद रहे ना रहे, लेकिन मध्य प्रदेश आपको जरूर याद रखना है। तो आगे चलते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? ये किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कितने भागों में विभाजित किया जाता है प्रागैतिहासिक चित्रकला को? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? पुरापाषाण काल, जिसको मेगालिथिक एज भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। तीसरा है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। चलिए अब इनका टाइम जान लेते हैं। पूर्व पाषाण काल जो है वो है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद मध्यकाल जो है वो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और उसके आगे नव पाषाण काल जो काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 5 या 3, जहाँ भी आए 3 आए तो 3 भी सही है, और 5 आए तो 5 भी सही है। 5 या 3,000 ईस्वी पूर्व। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पुरापाषाण काल को, जिसको कहते हैं मेगालिथिक एज। पुरा पाषाण काल के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था, ये हमें सबसे पहले जानना है। तो कहाँ रहता था वो? प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हुआ करती थी क्या? गुफाएं। उनमें उस समय का मानव रहा करता था। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो ये आया प्लाइस्टोसीन, यानी कि अत्यंत नूतन युग के आरंभ में। कौन सी जगह पर? अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। कितने वर्ष का? 14 लाख वर्ष पहले का। कहाँ मिली ये जगह? कहाँ हुई थी खुदाई? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, जिसमें क्या मिला? अवशेष मिले हैं मानव के अस्तित्व के। कितने साल पूर्व के? 8 लाख वर्ष पहले के। पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं ये उपकरण? ये मिलते हैं सोन नदी घाटी, जो अब इस टाइम पाकिस्तान में है। क्या चीज़ मिलती है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण जो मिलते हैं सोहन नदी, यानी कि सोन नदी जिसको कहा जाता था उस समय में, सोन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में। पूर्व पाषाणकालीन मानव था। क्या था पूर्व पाषाणकालीन मानव? ये तो सबको ही पता होगा, शिकारी और खाद्य संग्राहक। आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो ये बनाता था क्वार्टजाइट पत्थर से। किससे? क्वार्टजाइट पत्थर से। आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव ने प्रमुख औजारों एवं हथियारों थे, वो क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। क्या क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर।
पूर्व युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी। ये मातृ देवी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, इसके बारे में कई सालों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान से देखें। पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित मूर्ति। अच्छा, कई बार पूछता है कांस्य से निर्मित मूर्तियों के बारे में, सिंधु घाटी से जो प्राप्त हुई हैं, और यहाँ पूछ रहा है मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा का, जो कहाँ मिली है? बेलन घाटी में। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की थी? अभी हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। किसने की थी, कब की थी और कहाँ की थी? ये की थी रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। कहाँ की थी? मद्रास के निकट पल्लावरम में। आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? ये करता था अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडुपा। कहाँ? अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुड़ापा। आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? वो पुकारा जाता था क्वार्टिजाइट मनुष्य से। अच्छा, अभी हमने जो देखा था कि क्वार्टिजाइट, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, वो क्या था? पत्थर, जिससे क्या हुआ करता था? उस समय का मानव औजार बनाया करता था, उसको क्या कहते थे? उस पत्थर को क्वार्टिजाइट पत्थर। और यहाँ के मानव को क्या कहा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य, यानी कि क्वार्टिजाइट मैन। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। कब हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। अब हमारा ये पूर्व पाषाण काल खत्म होता है, जिसके आगे स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज, जिसमें देखते हैं क्या दे रखा है। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल, जिसे कहा जाता है क्या? मध्य पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहाँ प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। किसके द्वारा प्राप्त हुई है? C.L. कार्लाइल के द्वारा। किस सन में? 1867 में। और कौन से क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथिक, छोटे औजार। कौन से थे? सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल के औजार कैसे थे। वो बड़े औजार थे और थोड़े से रफ औजार थे, यानी कि उन लोगों को उतनी सभ्यता नहीं थी कि वो अपने औजारों को बहुत अच्छे से बना सके। तो सबसे रफ औजार जो थे वो थे मध्य, सबसे पहले वाले पुरा पाषाण काल के। और उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया तो जो छोटे औजार बनाए जाने लगे वो थे माइक्रोलिथ, यानी कि मध्य पाषाण काल के। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, कौन सा है? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर। कौन सा है? बागौर है मध्य पाषाणिक स्थल। किसकी बात चल रही है? मध्य पाषाणिक स्थल की, जो कि सबसे बड़ा कौन सा है? बागौर है। ये बागौर है कहाँ? कोठारी नदी के तट पर है और भीलवाड़ा जिले में है। सर्वप्रथम सावधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। समाधान दे रखा है, मैंने गलती से सावधान पढ़ लिया। सर्वप्रथम जो समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी वो की गई थी मध्य पाषाण काल में। आप अगर एनसीईआरटी उठाकर देखें तो आपको मिलेगा कि जो शवाधान की जो प्रक्रिया थी, यानी कि सबको दफनाने की जो प्रक्रिया थी, वो दाह करने की जो प्रक्रिया थी, वो आपको मिलेगी जो आज का पाकिस्तान है, यानी कि ये
मेहरगढ़ के आसपास, मेहरगढ़ में आपको साक्ष्य मिलेंगे जहाँ पे कुछ शव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया है, यानी कि बकरी या कुत्ते वगैरह ऐसा कुछ था जिनको शव के साथ दफनाया गया है, ये मेहरगढ़ में आपको मिलेगा। और आप अगर एनसीईआरटी उठाएंगे क्लास 6 की तो आपको पता चलेगा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले शव को दफनाने के साक्ष्य हैं जो मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में स्थित लांघनाज मध्य पाषाण कुलीन पुरास्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? कौन सी जगह? गुजरात में स्थित लांघनाज, ये क्या है? मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है जिसमें 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। उसकी उत्खनन कार्य किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने। किसने? एच.डी. संकालिया ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए हैं? तो किस काल से मिलने आरंभ हुए हैं? मध्य पाषाण काल। जहां आपको पता चल गया कि 14 मानव के कंकाल मिले हैं तो मानव अस्थि पंजर तो आपको समझ में आ ही गया कि मध्य पाषाण काल में ही मिलने आरंभ हुए हैं। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहदा से। कौन सी जगह से? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहदा से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जिसका लगभग समय 5000 ईसा पूर्व का है, तो ये प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। आगे अब मध्य पाषाण खत्म हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है नव पाषाण काल का आरंभ, यानी कि उत्तर पाषाण काल। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? ये है डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को। नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज के प्रारंभ का श्रेय किसको है? डॉक्टर प्राइमरोज को। आगे बढ़ते हैं। भारत उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से संप्राप्ति, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और मेहरगढ़ से प्राप्त क्या हुआ है? 7000 ईसा पूर्व के नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती। आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो हमने इससे पहले पढ़ा था किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसमें हथियारों की क्या विशेषता थी? हथियार छोटे बनने लगे थे। कब? मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में हथियारों के बारे में क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि ये पॉलिशदार पत्थर के बने हथियार हुआ करते थे। यानी कि जब पुरा पाषाण काल में जो हथियार हुआ करते थे वो बहुत ही बेडोल और ऐसे ही लोग स्टार्टिंग में बना लिया करते थे। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में लोगों ने पत्थरों को थोड़ा घिसना और उन्हें पीट कर और अन्य विधियों से उसको छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो औजार थे, जो हथियार थे, वो थोड़े छोटे बनाए जाने लगे। इसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिसमें हथियारों को छोटा तो बनाया जाता था मध्य पाषाण काल से ही, लेकिन उन पर पॉलिश भी की जाने लगी। कब? नव पाषाण काल में। तो आप कैसे याद करेंगे? मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार और नव पाषाण काल में पॉलिशदार हथियार। आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? किसका किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी का। किसका? पत्थर की कुल्हाड़ी का। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सबसे पहले किस काल में हुई? तो ये नव पाषाण काल में हुई। किसकी प्रवृत्ति? स्थायी निवास की, यानी कि बस्तियों का निर्माण जो हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ सबसे पहले। और बस्ती का जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ के मिलते हैं?
अभी मैंने बताया था मेहरगढ़ के मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से, जिसको अभी हम बता रहे थे। सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है आज के समय में? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गढ़तावास, गड्ढेदार घर यानी कि गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गढ़तावास किसको कहते हैं? गड्ढा घर को। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम तथा गुम्फ क्राल कश्मीर प्रांत में जो कि स्थित है, वहां से प्राप्त हुए हैं। क्या? गर्तवास। कहाँ से? बुर्जहोम और गुम्फ क्राल कश्मीर प्रांत से। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के कहाँ से पाए गए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? और ये हड्डी के उपकरण बनाए किससे जाते थे? हिरण के सींगों से। तो ये पाए गए हैं चिरांद यानी कि पटना के पास से। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे? ये जो पालतू कुत्तों की अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, वो दफनाए जाते थे बुर्जहोम में। और मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुआ था? कब्रों के साथ बकरियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। किस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी? तो ये की थी नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल में बस्ती की भी शुरुआत हुई थी, बस्तियों में रहने लगे थे लोग, और वहाँ पे ही कृषि की भी शुरुआत हुई थी। तो हम इसको कैसे जोड़कर याद करेंगे कि जब मानव रहने लगा तो उसने खेती करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका एक ठिकाना हो गया निश्चित कि उसको यहीं रहना है, और जब वहीं उसको पूरे साल रहना है तो फिर वहाँ पर वो कृषि की करने लगा, अनाज उपजाने लगा, जिसको वह भोजन के लिए उपयोग करने लगा। अब आती है बात पहिए के आविष्कार की। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपको ज़्यादातर मिली हैं वो बहुत, अगर अधिक देखें आप तो वो मिली हैं कहाँ? नवपाषाण काल में। और कुछ चीज़ें हैं जो मध्यपाषाण काल में मिली हैं, और पुरापाषाण काल में बहुत ही कम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, क्या थी? गेहूं। इसके अलावा दूसरी फसल थी जौ। अच्छा, आपको ये बात बता दूं मैं कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ से मिले हैं, आपने पढ़ ही लिया। तो यहाँ जो है वो गेहूं की बात की जा रही है और जौ की भी। मेहरगढ़ में जो प्राप्त हुए हैं कृषि के साक्ष्य, वो गेहूं और जौ के प्राप्त हुए हैं। और आप एनसीईआरटी में अगर देखने लगेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ, जो कि मेहरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ अब पाकिस्तान में है ये जगह, वहाँ पर मिले हैं गेहूं और जौ के अवशेष। आगे पढ़ते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है इलाहाबाद स्थित कोल्डी हवा से। अच्छा, एक और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे आपके ऑप्शन में आता है इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा, अगर नहीं दिया होता, आपको विंध्य पहाड़ियाँ अगर दिया होता है आपके ऑप्शन में, तो आपका वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि चावल के जो अवशेष मिले हैं अगर पहाड़ियों से के हिसाब से पूछा जाए ऑप्शन में, तो विंध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया था? तो वो आरंभ किया था बस्तियों में। कहाँ? बस्तियों में। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया था जिसे वह चाक पर बनाता था? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया गया था और चाक पर ये इनको बनाया करते थे। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था, क्या था? बेलारी। क्या था प्रमुख केंद्र नवपाषाण कालीन मानव का? बेलारी। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ
गोल यंत्र, क्या गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? किस काल के मानव ने किया था? नवपाषाणकालीन मानव ने। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? ये हुआ नवपाषाण काल में। अच्छा, हम पढ़ते हैं कि जो हमें हथियार, अगर इसकी विशेषता देखी जाए कि नवपाषाण कालीन के जो हथियार होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी विशेषता होती है कि वो पॉलिश और धारदार होते हैं। अच्छा, जब पॉलिश और धारदार होते हैं तो जब इस युग में ही यानी कि नवपाषाण काल में ही पॉलिश और धारदार हथियार और औजार मिलते हैं तो पॉलिश लगाने का आरंभ भी नवपाषाण काल से ही माना जाएगा। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण मिलता है, कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेलारी। कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेलारी। ये मिलता है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। कौन कौन सी जगह है? मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेलारी। सबसे पहले पढ़ेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए पढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मिर्जापुर में। अच्छा, आप ये देखिए, ये जो चित्र है ये है घायल सूअर का चित्र। किसका? घायल सूअर का चित्र। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भलडरिया से प्राप्त हुआ है, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। D.L. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। क्या बताया गया है? सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल, यानी कि ऐसी गुफाएं जिनमें मानव रहा करता था। और आपको पता था, अभी हमने बता दिया था कि वो जो गुफाएं थी वो प्राकृतिक निर्मित थी। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कहाँ? विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों पर। कहाँ बने हुए हैं? विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों पर। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, कौन सा है? विंध्याचल। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? कितनी गुफाओं में प्राप्त होते हैं? ये होते हैं 100 गुफाओं में। 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं मिर्जापुर से, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? अभी बताया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? ये तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस समय का मानव जो था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक ही था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो चित्र होंगे वो आखेट से संबंधित ही अधिकांशतः आपको मिलेंगे, चाहे फिर वो मिर्जापुर हो, सिंघनपुर हो, बेल्लारी हो या फिर कोई भी अन्य पुरातात्विक स्थल हो। आपको हर जगह से मानव के और पशु पक्षियों के और आखेटक आदि चित्र ही प्राप्त होंगे। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? किस प्रदेश? उत्तर प्रदेश के। क्या मिलते हैं? हाथ के छापे। कहाँ मिलते हैं? सोहरो घाट से। सोहरो घाट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? यह है भलडरिया, मिर्जापुर में। किसने अपनी पुस्तक प्रेहिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सूअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो ये है A.H. ब्रॉड्रिक। अच्छा, प्रेहिस्टोरिक पेंटिंग, ये जो पुस्तक है ये किसकी है? यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये पुस्तक है A.H. ब्रॉड्रिक की।
लेकिन अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी स्टुअर्ट पिगार्ट की। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ट की। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? वो है A.H. ब्राड्रिक की। किसकी? A.H. ब्राड्रिक की। चलिए इसी के साथ अब देख लेते हैं कुछ चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये पुस्तक लिखी गई थी 1967 में, नहीं 67 में ये लिखी गई थी, और ये लिखी थी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। किसने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। कब लिखी थी? 1967 में। और ये है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। अगली जो पुस्तक है वो है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। ये लिखी गई थी 1936 ईस्वी में। और किसने लिखी थी? D.H. गार्डन ने। किसने? D.H. गार्डन ने। इसके बाद लिखी थी प्रेहिस्टोरिक पेंटिंग। ये किसकी है? ये है एलन हार्टक ब्राड्रिक, यानी कि A.H. ब्राड्रिक। ये लिखी गई थी 1958 ईस्वी में। और प्री हिस्टोरिक इंडिया, अच्छा ये दोनों पेंटिंग अभी भी मैंने आपको बताई थी कि ये इनको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग दोनों को कि कौन से सन में लिखी गई थी और कौन सी किसने लिखी थी। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी गई थी 1950 ईस्वी में। इसको लिखा था स्टुअर्ट पिगार्ट ने। इसके बाद है ओवर हेरिटेज इन आर्ट। ये लिखी गई थी 1952 ईस्वी में। इसको लिखा था असित कुमार हल्दर ने। इसके बाद आती है इंडियन पेंटिंग। इसको लिखा गया था 1929 ईस्वी में, और इसको लिखा था पर्सी ब्राउन ने। किसने? पर्सी ब्राउन ने। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? ये किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल के, यानी कि नव पाषाण काल के जो चित्र हैं वो मिर्ज़ापुर से प्राप्त हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? कौन सा है मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग? ये है लाल रंग। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया। क्या? नृत्य का दृश्य कहाँ स्थित है? लिखुनिया। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। विंडम किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर। क्या? घोड़मंगर कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर में। सिंघनपुर, आगे पढ़ते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी? ये की थी W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने। सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के माण नदी के तट पर। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के माण नदी के तट पर। इसको पहले मध्य प्रदेश में आता था, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत, अब ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं सिंघनपुर गुफा से। अच्छा, हमने जो मिर्ज़ापुर इससे पहले पढ़ा था, वहाँ क्या किसके चित्र बहुत ज़्यादा फेमस थे जो वहाँ से प्राप्त होते थे? वो थे घायल सूअर का चित्र। और सिंघनपुर से क्या, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें है कंगारू के चित्र। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेट का मनोहारी दृश्य कहाँ मिलता है? ये सिंघनपुर में मिलता है। क्या? जंगली सांड को पकड़ते और बर्छी से छेदते हुए। एक घायल भैंसा तीरों से मिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। ये सिंघनपुर में चित्रित है। छेपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक अंकित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? स्टेंसिल के चित्र ये हैं सिंघनपुर में।
आपको ये चीज़ें नोट करते जानी हैं, जो स्पेशल स्पेशल चीज़ें यहाँ पे आती जा रही हैं वो आपको नोट करती जानी है और इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्षेपांकन पद्धति सर्वाधिक कहाँ अंकित है? ये है सिंघनपुर में अंकित। ये चित्र देखिए, ये सिंघनपुर का है, शिकार का चित्र है। आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि शिकार कर रहे हैं। ये प्राप्त हुआ है सिंघनपुर गुफा से। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है पंचमढ़ी गुफा? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये एक जो चित्र है ये पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये चित्र है शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। ये मधुमक्खी के छत्ते पे कुछ ये आदि मानव लटके हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? शहद एकत्रित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? ये की थी, सर्वप्रथम की थी डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 में। उसके बाद की थी D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। पहले की थी G.R. हंटर ने, उसके बाद की थी D.H. गार्डन ने। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? सिंघनपुर के बारे में। तो सिंघनपुर की खोज किसने की थी? वो की थी W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो कहाँ के हैं शिलाचित्र? ये शिलाचित्र हैं पंचमढ़ी के। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आप ये चित्र देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है शिकार नृत्य, ये लोग शिकार करते हुए नृत्य कर रहे हैं। इस चित्र का टाइटल है शिकार नृत्य। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ये भोपाल के पास स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। ये हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भीमबेटका में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? यहाँ कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। कितनी? 600। और इससे पहले अभी हमने संख्या किसकी बताई थी? मिर्ज़ापुर की गुफाओं की। कितनी बताई थी? 100। मिर्ज़ापुर से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 100। और भीमबेटका से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं के चित्र प्राप्त होते हैं? 275। कितनी गुफाओं में? 275 गुफाओं में। किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भीमबेटका को। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। किसके हैं? सांप्रदायिक सभा के। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र। किसके? हाथी, जंगली सांड और बाघ के। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? दीवार पर और छतों पर। कहाँ पर? दीवारों पर और छतों पर। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो कौन सा किया गया है? लाल रंग। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? जो हमने लाल रंग की बात की थी, कौन सी जगह थी वो थी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भी लाल रंग का प्रयोग आपको सर्वाधिक मिलेगा। और अधिकांशतः अगर आप देखेंगे तो पुरापाषाणिक स्थलों में आपको गेरू का प्रयोग ही अत्यधिक देखने को मिलेगा। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? ये है मेसोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण काल की। भीमबेटका लखनी यादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। क्या क्या? भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए।
अब देखते हैं प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व उनके स्थान कि वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो घायल सुअर कहाँ से प्राप्त हुआ है? भलढरिया मिर्ज़ापुर से। महामहेश आदमगढ़ होशंगाबाद। गेंडे का आखेट घोड़मंगर मिर्ज़ापुर। पहिएदार गाड़ी का जो मिलता है, पहिएदार गाड़ी मिलती है विंडम मिर्ज़ापुर से। और 12 सिंगे का आखेट जो मिलता है वो मिलता है लिखुनिया मिर्ज़ापुर से। मयूर का जो आखेट, मयूर का जो चित्र मिलता है वो मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से। आदिम वन देवी का जो चित्र मिलता है वो मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से। घायल भैंसे का चित्र सिहनपुर छत्तीसगढ़। जिराफ समूह का आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद। कंगारू का सिहनपुर छत्तीसगढ़, अभी हमने पढ़ा था कंगारू के चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघनपुर छत्तीसगढ़। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्ज़ापुर। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश, इसका चित्र भी हमने अभी देखा था शिकार नृत्य का। शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, वो भी चित्र अभी मैंने आपको दिखाया था। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, ये है बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं चक्रधरपुर पर। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? ये है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। लेटी व शिकार करती हुई मानव कृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? तो ये किया गया है चक्रधरपुर में। अभी तक हमने मानव की ऐसी अवस्थाओं में जो अभी हमने मिर्ज़ापुर पढ़ा, सिंघनपुर पढ़ा, पंचमढ़ी पढ़ा, तो इस तरीके की कोई भी हमें चित्र वहाँ नहीं दिखा। लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर में। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने कितने वर्ष पहले बनाया था? ये बनाया था 3000 ईसा पूर्व पहले। कब? 3000 ईसा पूर्व पहले का बताया था किसने? असित कुमार हल्दर ने। कब का बताया था? 3000 ईसा पूर्व पहले का चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को। आगे चलते हैं बिल्लास रंगम, यह है बिल्लासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बिल्लासरंगम से। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? ये चित्रित किए गए हैं बिल्लासरंगम में। कहाँ पे? बिल्लासरंगम। अच्छा, अब प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निज वैशिष्ट्य आदि। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा रही, क्या क्या रही? भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना आदि। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। अच्छा चलिए अब जान लेते हैं कि इनके क्या क्या विषय हुआ करते थे। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उनकी प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? वो आखेट से। किससे? आखेट से, क्योंकि उस समय का जो मानव हुआ करता था वो आखेटक या खाद्य संग्रहक ही हुआ करता था, इसलिए वहाँ के अधिकांश चित्र या कहें प्रधान विषय जो है वो आखेट है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? ये हैं पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया है? तो किया है हिरन, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़े, खरगोश और सूअर का। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं का में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो ये हुआ है हिरण, और उसके बाद हुआ है बारहसिंगा का। सबसे ज़्यादा किसका अंकन हुआ है? हिरण का, और हिरण से थोड़ा सा कम बारहसिंगा का। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो पक्षियों में अगर देखा जाए तो वो हुआ है मयूर यानी कि मोर का। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है सहचर, सहनर्तन और प्रसाधन,
शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचयन, अपहरण एवं कामाचारी के। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है। किसकी प्रवृत्ति? स्त्रियों को क्या नहीं दिखाया गया है? प्रवृत्त। किसमें? जो चित्र हैं आखेट में, जो आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया है महिलाओं को, यानी कि महिलाएं आखेट नहीं करती हुई दिखाई गई हैं प्रागैतिहासिक कालिक चित्रों में। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। किससे? प्रागैतिहासिक काल से। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है किस किस का? ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? किसको? पीपल को। इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चित्रित किया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो वो कौन सा है? पीपल। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प का। प्रतीकों के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वाधिक, यानी कि सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? वो मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षियों की आकृतियां किस शैली की हैं? वो हैं अलंकारिक लोक शैली की। किसकी? अलंकारिक लोक शैली की। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया किसको? पशुपालन, बैलगाड़ियां, नौका विहार, मधु संचयन। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? किसकी? भय, साहस, संवेग तथा धर्म की। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है, क्या संचित मिलता है? प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। यानी कि प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उनमें आपको चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक युग का जो मानव था उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है प्रागैतिहासिक चित्रों के माध्यम से। आगे पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों में बनाया गया है क्या? किससे बनाया गया है? चित्रों को रेखाओं के द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व अधिक है? रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखाओं की। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ हैं। आदिमानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया करते थे? ये खनिज अथवा भूमिज रंग, जो कि गेरू भी उसी का उदाहरण है। गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? हिरोजी, रामरज, खड़िया। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था कोयला या काजल का। रासायनिक रंगों के रूप में अगर यदि देखा जाएगा तो प्रागैतिहासिक काल में कोयला या काजल का प्रयोग मिलता था। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। किससे? गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? किस पद्धति का? छेपांकन पद्धति का। अच्छा, छेपांकन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि छेपांकन पद्धति का जो प्रयोग है वो मिलता है। तो अब आप बताएंगे कि वो कहाँ मिलता है, कमेंट करके ये बताएंगे कि छेपांकन जो पद्धति है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। चलिए चलते हैं फिर आगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं?
गुफा चित्र, क्या है? गुफा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर। आदिकालीन चित्र लाल, काले या सफ़ेद रंगों को किस में मिलाकर बनाया गया है? ये बनाया गया है पशुओं की चर्बी में मिलाकर। अच्छा, लाल रंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? गेरू या हिरौंजी। काले रंग के लिए कोयला या कालिख, जिसको काजल भी कह देते हैं। और सफ़ेद रंगों के लिए खड़िया का प्रयोग किया जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। ये कथन तो असत्य होना ही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके माध्यम से भी आप लगा सकते हैं, और मैं भी आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि प्रागैतिहासिक चित्रों में जो रंग भरे गए हैं वो अधिकांशतः लाल रंग, जिसको गेरू के माध्यम से, और काले रंग की रेखाएं जिनको काजल के माध्यम से भरा जाता था, यही अधिकांशतः प्रयोग हुआ करते थे। और अगर कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही कम आपको सफ़ेद रंग, जो कि खड़िया का है, उसका भी प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये चमकीले नीले और ये प्रफुल्लित हरे रंग, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। किससे? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। प्रागैतिहासिक चित्रों में, किसमें? प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? नुकीले पत्थर, चकमक पत्थर, फ्लिंट को खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी कि ब्रश को बनाता था। किससे बनाता था? किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर। किसको? रेशेदार लकड़ी या बांस के नरकुल आदि के सिरे को कूटकर। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे। किसको? पशुओं की हड्डियां जो हैं, मतलब पुट्ठे जो होते हैं उसकी हड्डियों को। किसको? पशुओं के पुट्ठे की हड्डियों को। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। किससे? प्रागैतिहासिक काल से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहीं पे, और क्वेश्चंस को हम अलग से कराएंगे प्रैक्टिस के थ्रू, यानी कि आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको स्पेशली उनके लिए एक अलग वीडियो बना के दिया जाएगा क्वेश्चंस के लिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है और चैप्टर भी आपका यहीं ख़त्म हो गया है। आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक का। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।